फ्राइडे एशिया में जो हुआ वो क्या एक सिर्फ शुरुआत थी। तारीख 27 जून फ्राइडे मॉर्निंग टोक्यो घड़ी में सिर्फ 9 बज के कुछ मिनट हुए थे। जापान का मार्केट अभी अभी खुला था। ट्रेडिंग स्क्रीन्स ग्रीन और रेड दोनों रंग दिखा रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक कुछ बदलने लगा। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स एक एक करके नीचे आने लगे। पहले जापान, फिर साउथ कोरिया और कुछ ही देर में पूरे एशिया का सेंटीमेंट बदलने लगा। अब अगर आप टीवी न्यूज़ देख रहे होते तो शायद एक ही हेडलाइन दिखाई पड़ती, एशिया मार्केट फॉल। लेकिन मार्केट की असली कहानी हेडलाइन में नहीं लिखी जाती है, क्योंकि मार्केट जो दिखाता है उससे कहीं ज़्यादा सोच रहा होता है। और फ्राइडे को वो कुछ ऐसा सोच रहा था जो शायद अभी तक ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर समझ नहीं पाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण चौहान और आप देख रहे हैं सेविंग्स है सिंपल। आज की वीडियो सिर्फ गोल्ड की नहीं है, सिर्फ सिल्वर की भी नहीं है, सिर्फ इंडियन मार्केट्स की भी नहीं है। आज हम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की एक ऐसी स्टोरी समझेंगे जिसके 4 किरदार है। 4 अलग अलग देशों में बैठे हैं वो सारे किरदार, जापान, चाइना, मिडिल ईस्ट और अमेरिका। और इन चारों की कहानी आकर खत्म होती है भारत में, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट पर। अगर आपको लगता है गोल्ड सिर्फ इंडिया में महंगा या सस्ता होता है तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। अगर आपको लगता है निफ्टी सिर्फ इंडियन न्यूज़ से चलता है तो आज शायद आपको एक नई पिक्चर दिखाई दे। और अगर आप अगले हफ्ते गोल्ड, सिल्वर या मार्केट में कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो ये वीडियो शायद आपको सबसे पहले देखनी चाहिए, क्योंकि डोंट वॉच द प्राइस, वॉच द रीजन बिहाइंड द प्राइस। चलिए शुरू करते हैं। आखिर फ्राइडे को एशिया में क्या हुआ। दोस्तों, मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। पहले जो चार्ट देखते हैं, दूसरे जो कैपिटल फ्लो देखते हैं। रिटेल इन्वेस्टर पूछता है मार्केट कितना गिरा। प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो होता है ना, वो पूछता है पैसा गया कहाँ। यही सबसे बड़ा फर्क है। फ्राइडे को जापान का निक्की और साउथ कोरिया के टेक्नोलॉजी शेयर्स दबाव में आए, लेकिन असल कहानी इंडेक्सेस की नहीं थी, असल कहानी थी प्रॉफिट बुकिंग की। जरा एक सिचुएशन इमेजिन करिए। मान लीजिए आप दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर हैं, आपके पास 50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। पिछले 2 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीम बन चुका है, सबको पता है। एआई चिप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, ऑटोमेशन, हर बड़ी कंपनी इसी रेस में दौड़ रही है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजॉन, हर कोई अरबों डॉलर खर्च कर रहा है और इन्वेस्टर्स उन कंपनी के शेयर खरीदते चले जा रहे हैं। अब एक सवाल, अगर आपने 2 सालों में 60%, 80% या 100% रिटर्न बना लिया हो तो क्वार्टर एंड पर आप क्या करोगे? सब कुछ होल्ड करोगे या थोड़ा प्रॉफिट पॉकेट में रखोगे? यही फ्राइडे को दुनिया के कई बड़े फंड्स कर रहे थे। इसका मतलब दुनिया खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन दुनिया थोड़ी देर के लिए रिस्क को कम कर रही थी। और यही एक बहुत बड़ी गलती रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। मार्केट गिरते ही वो सोचते हैं क्रैश शुरू हो गया, लेकिन हर गिरावट क्रैश नहीं होती। कई बार वो सिर्फ पोजीशन एडजस्टमेंट होती है, कई बार क्वार्टर एंड रिबैलेंसिंग होती है और कई बार मार्केट अगले बड़े इवेंट का इंतजार कर रहा होता है। और यही फ्राइडे की कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी तो पूरे एशिया में इतनी बेचैनी क्यों थी? क्योंकि मार्केट जापान को नहीं, चाइना को देख रहा था। और चाइना सिर्फ एशिया की इकॉनमी नहीं, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और जब दुनिया की फैक्ट्री धीमी या तेज होती है तो उसकी आवाज़ इंडिया तक सुनाई देती है। लेकिन सवाल यह है, चाइना में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, डॉलर और इंडियन मार्केट सभी एक साथ सतर्क बैठे हैं? यहीं से हमारी कहानी नया मोड़ लेती है। अब चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना की तरफ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज कहाँ हैं तो ज़्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे चाइना, और वो बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन चाइना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नहीं है, चाइना दुनिया की सप्लाई चेन का दिल है। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसके पार्ट्स कई देशों से आए होंगे, लेकिन उनमें से काफ़ी कंपोनेंट्स कभी ना कभी चाइना की किसी फैक्ट्री से होकर जरूर गुजरे होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, स्टील, कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, दुनिया की हजारों इंडस्ट्रीज किसी न किसी रूप में चाइना से जुड़ी हुई हैं। यानी अगर चाइना की फैक्ट्री धीमी पड़ती है तो उसका असर सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रहेगा। अब एक सवाल, अगर कल सुबह चाइना की फैक्ट्रीज कम ऑर्डर मिलने की वजह से प्रोडक्शन घटा दे तो सबसे पहले किस पर असर पड़ेगा? शायद आप सोचेंगे चाइनीज कंपनी पर, लेकिन असल जवाब इससे कहीं बड़ा है। कम प्रोडक्शन मतलब कम रॉ मटेरियल, कम कॉपर, कम एल्युमिनियम, कम स्टील, कम एनर्जी कंजप्शन, कम शिपिंग और धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी की स्पीड
धीमी पड़ने लगती है। यही वजह है दुनिया का हर बड़ा फंड हर महीने एक छोटे नंबर का इंतजार कर रहा होता है। उस नंबर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। लेकिन पीएमआई आखिर होता क्या है, बहुत आसान में समझिए। मान लीजिए 100 फैक्ट्रीज ओनर बैठे हैं, उनमें से सिर्फ 3 सवाल पूछे जाते हैं, हर महीने ऑर्डर्स बढ़े या घटे, प्रोडक्शन बढ़ा या घटा, हायरिंग बढ़ी या घटी। बस इन्हीं जवाबों से एक इंडेक्स बनता है और यही पीएमआई है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 50। अगर पीएमआई 50 से ऊपर है तो मतलब फैक्ट्रीज एक्सपेंड कर रही हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, डिमांड बनी हुई है। लेकिन अगर पीएमआई 50 से नीचे चला जाए तो मतलब फैक्ट्रीज धीमी पड़ रही हैं, ऑर्डर कम हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और यहीं से मार्केट फ्यूचर की चिंता करना शुरू कर देता है। और यही 90% रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है चाइना कमजोर है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों एक जैसे चलेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा फर्क है। गोल्ड एक सेफ हेवन है, सिल्वर सेफ हेवन भी है और इंडस्ट्रियल मेटल भी है। यानी अगर फैक्ट्रीज कम काम करेंगी तो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो सकती है, लेकिन अगर उसी समय इन्वेस्टर डर जाए तो गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। इसीलिए कई बार गोल्ड ऊपर जाता है लेकिन सिल्वर उतनी तेजी नहीं दिखाता और कई बार सिल्वर गोल्ड से भी तेज भागता है। अब आप सोचेंगे ये सब तो चाइना में हो रहा है, इसका इंडिया से क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर में से एक है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर चाइना का डेटा पूरी दुनिया का सेंटीमेंट बदल सकता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन बदलते हैं, डॉलर हिलता है, कमोडिटीज हिलती हैं और इसका असर एमसीएक्स तक पहुंच जाता है। यानी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, हर जगह गोल्ड और सिल्वर की कीमतें सिर्फ इंडिया की वजह से नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर शंघाई में बैठे इन्वेस्टर्स की सोच से प्रभावित होती है। और यही वजह है इस बार मार्केट चाइना के डेटा को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देख रहा है, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे का यूएस डेटा मार्केट पहले ही देख चुका है और अब दुनिया की नजर मंडे को आने वाले चाइना मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पर है। अगर यह डेटा उम्मीद से कमजोर आया तो पूरी कहानी बदल सकती है, लेकिन अगर इस बार चाइना ने पॉजिटिव सरप्राइज दिया तो सिल्वर, इंडस्ट्रियल मेटल्स, एशियन मार्केट और इंडियन मार्केट का मूड कुछ ही घंटों में बदल सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि फैक्ट्रीज तभी चलती है जब एनर्जी सस्ती हो, शिपिंग सुरक्षित हो और दुनिया में तनाव कम हो। और यही एंट्री होती है मिडिल ईस्ट की। क्या ऑयल गोल्ड की कहानी बदल सकता है? चलिए अब चलते हैं मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट की एक खबर गोल्ड सिल्वर को क्यों हिला देती है। दोस्तों, अब तक हमने 2 कैरेक्टर समझ लिए, पहला एशिया, दूसरा चाइना। लेकिन ग्लोबल मार्केट की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ फैक्ट्रीज से नहीं चलती है। फैक्ट्रीज को एनर्जी चाहिए, ऑयल चाहिए, शिपिंग चाहिए और यही एंट्री होती है मिडिल ईस्ट की। जरा एक पल के लिए इमेजिन करिए, दुनिया का सबसे व्यस्त हाईवे अचानक धीमा पड़ जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए या लोगों को डर लगने लगे कि ये हाईवे कभी भी बंद हो सकता है, तो क्या होगा? हर डिलीवरी लेट होगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, बिजनेस कॉस्ट बढ़ जाएगी। यही कहानी ऑयल की दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है। यहीं से दुनिया के ऑयल एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 20% गुजरता है और जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो मार्केट सबसे पहले ऑयल को देखता है। अब आप सोच रहे होंगे ऑयल महंगा होगा तो गोल्ड का इससे क्या लेना देना? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फैक्ट्रीज का कॉस्ट बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है, प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं और धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। और अब याद कीजिए, फेडरल रिजर्व सबसे ज्यादा किस चीज पर नजर रखता है? इन्फ्लेशन। यानी ऑयल लगातार महंगा रहे तो इंटरेस्ट रेट जल्दी कम करना फेड के लिए मुश्किल है और यहीं से डॉलर, बॉन्ड यील्ड, गोल्ड तीनों की कहानी एक दूसरे से जुड़ती है। लेकिन एक बात है जो अक्सर न्यूज चैनल्स नहीं बताते, हर बार मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़े तो गोल्ड हमेशा सीधे ऊपर जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट हेडलाइन पे नहीं, प्रोबेबिलिटी पे चलता है। अगर इन्वेस्टर को लगे कि तनाव कुछ दिनों का है तो रिएक्शन सीमित रहता है, लेकिन अगर उन्हें लगे कि ऑयल सप्लाई सचमुच प्रभावित हो रही है तो पूरी मार्केट अपना पोजीशन बदलना शुरू कर देती है। यानी गोल्ड सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि भविष्य की संभावना की वजह से चलता है। अब फ्राइडे को यही हो रहा था। एक तरफ एशिया में प्रॉफिट बुकिंग, दूसरी तरफ चाइना के डेटा का इंतजार, तीसरी तरफ मिडिल ईस्ट अभी भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के रडार पे था। और यही वजह है कि मार्केट किसी एक न्यूज पे नहीं बल्कि 3 अलग अलग कहानियों को एक साथ प्राइस कर रहा था। अब अगर आप गोल्ड इन्वेस्टर हैं तो अगले हफ्ते आपको सिर्फ गोल्ड चार्ट नहीं देखना चाहिए। अगर आप सिल्वर ट्रेडर हैं तो सिर्फ एमसीएक्स नहीं देखना चाहिए। अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ इंडिया की न्यूज काफी नहीं है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो इवेंट्स आने वाले हैं वो दिल्ली से नहीं
बीजिंग, वॉशिंगटन और ग्लोबल मार्केट से डायरेक्शन तय करेंगे। और यही इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शुरू होता है। मंडे को चाइना मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा, ट्यूसडे को अमेरिका का जॉब्स ओपनिंग का डेटा, वेडनेसडे को एडीपी एम्प्लॉयमेंट और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, थर्सडे को यूएस एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट। सिर्फ 4 दिन, लेकिन यही 4 दिन गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, क्रूड ऑयल और इंडियन मार्केट सभी की दिशा बदल सकते हैं। और अब ये नहीं है कि डेटा आएगा या नहीं, सवाल यह है कि इसमें से कोई भी डेटा मार्केट की उम्मीद से अलग निकला तो सबसे पहले कौन हिलेगा, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर या इंडियन मार्केट। यही हम इस वीडियो के आखिरी चैप्टर में 3 अलग अलग सिनेरियो के साथ समझेंगे, क्योंकि मार्केट प्रेडिक्शन से नहीं चलता है, पॉसिबिलिटी से चलता है। और जो इन्वेस्टर पॉसिबिलिटी समझ लेता है वो मार्केट के पीछे नहीं, मार्केट से पहले सोचने लगता है। तो चलिए अब अगले हफ्ते का पूरा रोड मैप समझते हैं। मार्केट की नजर अगले 5 दिनों पर है। दोस्तों, थर्सडे अमेरिका का डेटा आ चुका है, फ्राइडे एशियन मार्केट अपनी कहानी बता चुके हैं। अब मार्केट पीछे नहीं देख रहा, मार्केट अब अगले हफ्ते की तरफ देख रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है और अगले 5 दिन पूरे मार्केट का मूड बदल सकते हैं। पहला दिन मंडे, पूरी दुनिया की नजर चाइना पे होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का हेल्थ रिपोर्ट है। अगर फैक्ट्रीज को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ग्लोबल डिमांड अभी भी जिंदा है, लेकिन अगर ऑर्डर्स कम हो रहे हैं तो दुनिया को ग्रोथ को लेकर चिंता हो सकती है। यही पहला ट्रिगर होगा। अगर चाइना का डेटा उम्मीद से बेहतर आया तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल मेटल्स में उत्साह आ सकता है। सिल्वर, कॉपर, जिंक, स्टील स्टॉक्स सेंटिमेंट्स इंप्रूव कर सकते हैं। एशियन मार्केट रिलीफ रैली दिखा सकता है। इंडियन मेटल स्टॉक्स भी नजर में रहेंगे। लेकिन अगर चाइना ने कमजोर डेटा दिया तो मार्केट ये मान सकता है कि ग्लोबल ग्रोथ अभी भी प्रेशर में है। ऐसे में रिस्क एसेट्स कमजोर हो सकते हैं और गोल्ड सेफ हेवन की वजह से सपोर्ट पा सकता है। लेकिन चाइना के बाद कहानी अमेरिका पहुंच जाती है। जॉब ओपनिंग, अब सवाल फैक्ट्री का नहीं, जॉब्स का होगा। अमेरिका में कंपनीज हायरिंग कर रही हैं या धीमी पड़ रही है। अगर जॉब्स लगातार मजबूत रहती है तो फेड पर इंटरेस्ट रेट जल्दी कम करने का दबाव कम रहता है, लेकिन हायरिंग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगे तो मार्केट रेट कट की उम्मीद बढ़ा सकता है। और याद रखिए, फेड सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं देखता, एम्प्लॉयमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वेडनेसडे को एडीपी एम्प्लॉयमेंट और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग। अब पिक्चर और साफ होने लगेगी। अगर फैक्ट्रीज और जॉब दोनों मजबूत दिखते तो डॉलर सपोर्ट पा सकता है, लेकिन अगर दोनों सिग्नल कमजोर रहने लगे तो मार्केट ग्रोथ स्लो डाउन की चर्चा फिर से शुरू कर सकता है। लेकिन पूरा मार्केट असल में किसका इंतजार करेगा? वीक का सबसे बड़ा दिन यूएस जॉब रिपोर्ट। कई बार पूरे हफ्ते की मेहनत सिर्फ एक रिपोर्ट बदल देती है। जॉब रिपोर्ट वैसी रिपोर्ट है क्योंकि यहीं से मार्केट यह समझने की कोशिश करेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी वास्तव में कितनी मजबूत है। अब यही 3 अलग अलग रास्ते बनते हैं। सिनेरियो 1, चाइना बहुत अच्छा रहता है, यूएस जॉब्स भी मजबूत रहती है, इसका मतलब ग्लोबल ग्रोथ अभी भी ठीक ठाक चल रही है, रिस्क एपेटाइट बढ़ सकता है, इंडस्ट्रियल मेटल्स सपोर्ट पा सकते हैं, सिल्वर गोल्ड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इंडियन मार्केट्स में मेटल्स, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स ध्यान में रह सकते हैं। सिनेरियो 2, चाइना कमजोर, यूएस जॉब्स भी कमजोर। अब मार्केट ग्रोथ को लेकर चिंतित हो सकता है। ऐसे समय में सेफ हेवन की डिमांड बढ़ सकती है, मतलब गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड की चिंता की वजह से उतना मजबूत नहीं दिखेगा। इंडियन मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। सिनेरियो नंबर 3, डेटा नॉर्मल आए, डेटा सामान्य आए, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए। यही वो सिनेरियो है जिसे मार्केट कभी इग्नोर नहीं करता। अगर मिडिल ईस्ट से कोई बड़ी खबर आती है तो ऑयल सबसे पहले रिएक्ट करता है। ऑयल इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ा देता है और इमर्जिंग मार्केट वॉलेटाइल हो सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। अब अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो शायद आपको एक बात समझ में आ गई होगी। फ्राइडे को जो एशिया में हुआ वो सिर्फ जापान की कहानी नहीं थी, वो चाइना की भी कहानी नहीं थी, मिडिल ईस्ट की भी कहानी नहीं थी, अमेरिका की भी नहीं थी, और आखिर में इंडिया की कहानी थी। मार्केट कभी एक न्यूज से नहीं चलता, मार्केट हमेशा दर्जनों कहानियों को एक साथ प्राइस करता। यही वजह है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ चार्ट नहीं देखता, वो दुनिया को पढ़ता है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है जहां से प्राइस नहीं बल्कि प्राइस के पीछे की पूरी कहानी समझाई जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते इनमें से कोई भी जो भी सिनेरियो बनेगा हम उससे सबसे पहले यही डिकोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।